हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। भैरवी हाथ में एक कागज लिए घंटे भर से घर के पीछे बने छोटे से बगीचे की बेंच पर बैठी थी। उस एक घंटे में जाने कितनी ही बार वो उसे खोलकर पढ़ चुकी थी। हाथ में कागज लिए वो बस उसे ही देख रही थी। आज उसे न तो गिलहरियों का पेड़ पर दौड़ना आकर्षित कर रहा था, न पक्षियों के कलरव में कोई संगीत सुनाई दे रहा था। रह रहकर उसके चेहरे पर परेशानी की हल्की लकीरें उभर आती। ढलते सूरज की रोशनी उसके चेहरे की लालिमा को बढ़ा रही थी। उसने अपना सिर बेंच पर पीछे की ओर टिका दिया और सोचने लगी। अभी 7-8 दिन पहले ही तो उसकी बाबा से फ़ोन पर विशाल के बारे में बात हुई थी। बाबा ने ही उसे मेरे पास भेजा था, मेरे गायन में तबले पर संगत करने के लिए। पिछले 3 साल से हम साथ थे, रोज एक साथ रियाज करना, हर जगह मेरे साथ संगीत संध्या में जाना। अब तो वो हमारे घर का हिस्सा ही हो गया था। वो दूसरे शहर से आया था, इसलिए हमारे सिवाय उसका यहाँ कोई था भी नहीं। वो तबले से विशारद करके खुद को इस्टेब्लिश कर रहा था, इसलिए उसने शुरुआत हमारे संग संगत से की। अब तो वो एकल प्रोग्राम भी करने लगा था, इसलिए संगत से परहेज करने लगा था। मैं और माँ उसकी उन्नति से खुश थे। मैं किसी दूसरे को संगत के लिए खोज रही थी। मेरी वो तलाश भी उसी ने पूरी की। वो अपने एक सहपाठी को ले आया, लेकिन उसका हमारे घर आना जाना वैसे ही बना रहा। बाबा अब विदेशी हो गए थे। अक्सर उनके प्रोग्राम लंदन, कनाडा, अमेरिका में हुआ करते। अमेरिका में तो उन्होंने एक फ्लैट भी ले लिया है। अब हर छोटे बड़े काम में विशाल ही हमारा सहयोग करता। कब जीवन उसके बिना अधूरा लगने लगा पता ही नहीं चला। माँ को भी वो पसंद था। मैंने उस दिन फ़ोन पर बाबा को बताया। वो शांत रहे, कुछ नहीं कहा। मैं अपने मन की हर छोटी बड़ी बात उनके साथ साझा करती। वो शांत रहते थे, कम ही बोलते थे। मुझे लगा वो मेरे मनोभावों को समझ रहे होंगे। मुझे ऐसा ही तो जीवन साथी चाहिए, जो संगीत को समझता हो, जैसे माँ और बाबा। दोनों का जीवन संगीत ही तो था। कैरियर बनाने में कब 30 की उम्र पार हो गई पता ही नहीं चला। या यूं कहें कि कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं। अब विशाल मिला तो आज बाबा का ये पत्र। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी जिंदगी ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कोई राह दिखाई नहीं देती। बस चारों तरफ धुंध ही धुंध, और उस धुंध में राह खोजना कितना मुश्किल हो जाता है। आज भैरवी उसी धुंध में राह तलाश रही थी। उसने फिर से खोलकर उस पत्र को पढ़ा। प्रिय भैरवी, ये पत्र मैं अपनी बेटी को नहीं, अपनी शिष्या भैरवी को लिख रहा हूँ। इसे पढ़ने के बाद शांत चित्त से इस पर विचार करना। मैं और वीणा एक ही गुरु के शिष्य थे। संगीत संकाय से निकलने के बाद हम एक साथ मिश्र जी के घर जाते, एक साथ संगीत सीखते, और फिर मैं वीणा को उसके घर छोड़ता हुआ अपने घर चला जाता। वीणा की राग पर पकड़ मुझसे अच्छी थी। मैं उससे ज़्यादा रियाज करता ताकि मैं उससे आगे निकल सकूं। जरूरी नहीं हम जो चाहते हैं वो हमें मिल ही जाए। लाख कोशिशों के बाद भी मैं कभी उससे आगे नहीं निकल सका, उससे कमज़ोर ही रहा। लेकिन उसे कभी भी इस बात पर अहंकार नहीं था। वक्त बीतता गया,
हम संगीत संध्या में जाने लगे, पहले गुरुजी के साथ, फिर अकेले भी। किसी भी संगीत संध्या में उसे जाना होता, वो मेरे बगैर नहीं जाती, चाहे वहाँ मेरा गायन हो या ना हो। मैं दर्शकों में बैठकर उसका हौसला बढ़ाता। संगीत हमारे दिल से जुड़ा था और हमारे दिल एक दूसरे से। सुर से सुर मिलते कब प्रेम का राग बजने लगा पता ही नहीं चला। प्रेम के सुर सधने लगे। अब राग कोई भी हो, प्रेम की वीणा से ही बजती। संगीत और मधुर हो गया, लेकिन इस संगीत को किसी रिश्ते में बांधने की जल्दी न मुझे थी न वीणा को। हम पक्षियों सा कलरव करते मुक्त आकाश में विचरण करना चाहते थे, पर समय की अपनी सीमाएं होती हैं। समय के साथ हम भी सामाजिक बंधनों में बंध गए। संगीत रूमानी हो गया, हम एक दूसरे का संगीत बन गए। इसी तरह 4 वर्ष बीत गए। फिर संगीत में पारिवारिक बंधनों ने दखल देना शुरू कर दिया। फिर हमारे जीवन में एक नन्ही कली ने अपना स्थान बनाया। तुम्हारा जन्म भोर के समय हुआ तो हमने नाम रखा भैरवी। तुम्हारे जन्म के साथ हमारे जीवन में भी नई तरंगें बजने लगीं, लेकिन नई खुशी की दस्तक ने पुरानी खुशी के दरवाजे बंद कर दिए। वीणा का जीवन बदलने लगा। रियाज के लिए वक्त निकालना मुश्किल होने लगा। संगीत उसके जीवन से दूर होने लगा। वो बुझी बुझी सी, कुछ चिड़चिड़ी सी रहने लगी। ऐसा नहीं था कि वो तुम्हारे जन्म से खुश नहीं थी, लेकिन ये खुशी उसकी संगीत की दुनिया की बेड़ी बनती जा रही थी। मेरी दिनचर्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। मैं यथावत अपने सारे कार्य करता, मसलन सुबह उठकर रियाज करना, दोपहर में खाने के बाद गुरुजी के पास जाना, शाम को घर पर शिष्यों को संगीत सिखाना और अगर कोई संगीत संध्या का निमंत्रण हो तो वहाँ भी जाना। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीणा किस मनोदशा से गुजर रही है, लेकिन गुरुजी अपनी इतनी प्रतिभाशाली शिष्या को संगीत से जुदा होते नहीं देख पा रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे वीणा को साथ लाने के लिए कहा। गुरुजी के सामने वीणा बिखर गई। इतने दिनों का दिल में समेटा तूफान आंखों से सैलाब बनकर बह निकला। गुरुजी ने भी उसे नहीं रोका, बह जाने दिया। कुछ संयत होने के बाद गुरुजी ने समझाया, संगीत ही तुम्हारी सांसें हैं, तुम उसके बिना नहीं जी पाओगी। दोनों बैठकर बात करो, कोई राह निकालो। दूसरे दिन से हम रात को जल्दी सोने लगे और वीणा सुबह 3 बजे उठकर रियाज करती। संगीत ने उसके जीवन में फिर से जगह बना ली और वो खुश रहने लगी। अब वो रियाज के लिए समय नहीं खोजती। चलते फिरते, खाना बनाते, तुम्हारे काम करते, वो हर वक्त गाती रहती। तुम्हारे रोम रोम में संगीत बस रहा था। तुम्हें ताल या राग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम जैसे जैसे बोलना सीख रही थी, वैसे ही संगीत सीख रही थी। तुम्हारा सोना जागना, खाना पीना सब संगीतमय था। तुम खुद संगीत हो। ऐसा वातावरण बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इसे संभाल कर रखना। इसे कभी किसी के हाथों बर्बाद मत होने देना, जैसा मैंने तुम्हारी माँ वीणा के साथ किया। परिस्थितियां अनुकूल न होने के बावजूद वो मुझसे अच्छा गाती रही। उसे मुझसे ज़्यादा संगीत संध्या के आमंत्रण आते। जब वो जाती
मैं तुम्हें घर पर संभालता। तुम छोटी थी, तुम्हें लेकर जाना संभव न था। मेरे अंदर कुंठा ने जन्म लेना शुरू किया। अब मैं वीणा के नाम आए आमंत्रण को सिफारिश करके अपने नाम परिवर्तित कराने लगा। कभी उसकी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी तुम छोटी हो इसलिए बाहर नहीं जा सकती कहकर। धीरे धीरे उसे लोग भूलने लगे और मेरा गायन चरम पर पहुंचने लगा। मैं प्रसिद्धि की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरी ख्याति देश विदेश में फैल गई। कभी कभी इंसान कितना स्वार्थी हो जाता है कि खुद चांद को छूने की हसरत में अपने साथी को ही नीचे गिराकर उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। मैंने भी वही किया। उसके जीवन में संगीत की बेड़ियां तुम नहीं थी, मैं था। मैंने उसका वो स्थान छीना जो मैंने छल से पाया। मुझे पद्मश्री मिला जिसकी हकदार वो थी। जिस वक्त मुझे वो सम्मान मिला, मुझसे ज़्यादा वो खुश थी, लेकिन मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैं आत्मग्लानि से भर उठा। अब मैं उसके सामने खुद को सहज नहीं महसूस करता, इसलिए विदेश के आमंत्रण ज़्यादा स्वीकार करने लगा, जबकि मुझे लंबी हवाई यात्रा पसंद नहीं। अब मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। इसीलिए तुम दोनों से दूर ज़्यादा समय विदेश में बिताने लगा। मेरी प्रसिद्धि की भूख अब शांत हो गई है, लेकिन मैं चाहकर भी वीणा को वो सब नहीं लौटा सकता जो मैंने उससे छीना। मुझे पता है वो आज भी मुझसे अच्छा गाती है, लेकिन अब वो कोई प्रसिद्धि नहीं चाहती। वो खुद को तुम में देखना चाहती है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जो गलती वीणा ने मेरे संग रिश्ते में बंध कर की, वो तुम मत दोहराओ विशाल के साथ किसी सामाजिक रिश्ते में बंधकर। विशाल अच्छा लड़का है, लेकिन ख्वाहिशें बुरा बना देती हैं। इस रिश्ते में समझौता हमेशा स्त्री को ही करना पड़ता है। तुम भी वीणा की तरह विशाल से ज़्यादा प्रतिभाशाली हो। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी प्रतिभा उसकी कुंठा को जन्म देगी और पारिवारिक क्लेश बढ़ेगा। किसी मुकाम को पाने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। इस रिश्ते में खुद को मत बांधो। हर वक्त साथ रहते वो तुम्हारी ज़रूरत बन गया है। हो सकता है ये प्रेम ही हो। इस प्रेम को पति पत्नी के प्रेम में परिवर्तित मत करो। इसे दोस्ती ही रहने दो। फिर उसी इतिहास को मत दोहराओ जो हमने रचा था। एक पुरुष को नहीं, संगीत को अपना जीवन समर्पित करो। आशा है तुम अपने गुरु की दीक्षा का मान रखोगी। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। खुश रहो। पत्र पढ़ने के बाद वो एक बार फिर बेंच पर पीछे की ओर सिर टिकाकर आकाश में उड़ते परिंदों को देखने लगी। तभी वीणा जी की आवाज़ कानों में पड़ी। भैरवी, कहाँ हो बेटा? कहते हुए वो आ गई। इतना शांत क्यों बैठी हो? आज रियाज नहीं कर रही? उन्हें पता था वो रोज शाम यहीं चबूतरे पर बैठकर रियाज करती थी, लेकिन आज चारों तरफ खामोशी पसरी थी। उसे इस तरह देखकर वो परेशान सी हो गई। तभी उसने वो पत्र उनकी ओर बढ़ा दिया। किसी शंका के साथ उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया। वो पत्र पढ़ रही थी और भैरवी उनके चेहरे के भाव,
उन्होंने पूरा पत्र एक सांस में पढ़ डाला, जैसे कोई समाचार हो। उनका चेहरा भावशून्य था। पढ़कर उसे मोड़कर भैरवी की ओर बढ़ाते हुए बोली, फैसला कर लिया तूने? आराम से फैसला करना, कोई जल्दी मत करना। और ये जो कुछ मधुर ने लिखा है, मुझे पता है। फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों सहती रही माँ? दो कश्तियों पर पैर रखकर चलने का फैसला मेरा था, तो उसमें संतुलन भी तो मुझे ही बनाना था। मेरे लिए संगीत ही मेरा जीवन था। मेरे अंदर कुछ और पाने की चाह नहीं थी। मैं मधुर से अच्छा गाती थी, इसलिए उसमें खुद को सिद्ध करने की उत्कंठा थी, जिसके लिए उसने मुझे नीचे ढकेल दिया। दुख हुआ मुझे। बनाकर उसने मेरे संग रेत के महल, न जाने क्यों बारिशों को खबर कर दी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी हुई, मैं तुम में खुद को तलाशने लगी। जो मैंने खो दिया, शायद तुम में पा सकूं। अब फैसला तुम्हें करना है। संगीत की कश्ती को खेना है या उसे खोना है। भैरवी उठकर अंदर चली गई और कुछ देर बाद तानपुरा लिए बाहर आई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।